शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में विषय हिंदी वितान भाग 2 में संकलित जो अध्याय 4 है, डायरी के पन्ने, एनी फ्रैंक की रचना है और डायरी विधा की रचना है। इसको आज हम पढ़ेंगे और बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ था और विश्व की पढ़ी जाने वाली सबसे ज़्यादा पुस्तकों में यह भी एक है। बहुत पढ़ी गई थी, अब तो लगभग विश्व के कई सारी भाषाओं में अनुवादित भी हो चुकी है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या था। तो सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय देखते हैं कि एनी फ्रैंक का जीवन परिचय। तो एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में नाजीवाद की पीड़ा को सहा। यहूदी और नाजीवाद दो वहाँ के ऐसे अपने धर्म थे जिसको लेकर के युद्ध होता था, दो अपने समुदाय थे। उनकी मृत्यु फरवरी या मार्च अनुमानतः 1945 में नाजियों के यातना गृह में हुई थी। अर्थात उनको एक अज्ञातवास में ये लोग रहते थे और वहीं पर एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। अर्थात एनी फ्रैंक की जो ये पाठ्य पुस्तक है, अर्थात जो इसकी लेखन डायरी विधा की रचना है, ये बहुत ही पढ़ी गई है। आप में उसका कुछ ही सार संक्षेप पढ़ने को मिलेगा। कुछ कुछ महत्वपूर्ण अंश जो हैं वो आपके अध्याय में सम्मिलित किए गए हैं। यह डायरी मूलतः 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई थी। सन 1952 में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इस पुस्तक पर आधारित अनेक फिल्म हैं, नाटक हैं, धारावाहिक हैं। इन सारी चीज़ों का सफल निर्माण हो चुका है और सफल रूप से अपने प्रस्तुति देकर करके और अपने पाठक को, अपने श्रोताओं को आनंदित आह्लादित करने का कार्य इन्होंने किया है। आइए पाठ का सारांश देखते हैं कि डच भाषा में 1947 में, ये दूसरी विश्व युद्ध के दौरान का है। 1 सितंबर 1939 के लगभग दूसरी विश्व युद्ध लड़ा गया था और एक डच भाषा में 1947 में यह डायरी प्रकाशित हुई। इसके बाद द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में इसका प्रकाशन हुआ। यह डायरी इतिहास के एक सबसे बड़े आतंक में समझ ही रहे हैं आप, तो आतंक और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी साहित्यकार की निगाह से नहीं, सीधे भोक्ता अर्थात जो भोग रहा होता है, जो उसका उपयोग करने वाला होता है, जो वहाँ सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं। यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले परिवर्तनों से पूरी तरह अछूती भी है। इस पुस्तक की भूमिका में लिखा गया है कि यह डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफ़ें, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक ज़रूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। यहूदियों ने जो नाजियों पर अपने अत्याचार किए थे, उनका एक जीवंत दस्तावेज ये प्रस्तुत करती है। इसको पढ़ने के बाद हमारे जैसे लगता है कि आंखों के सामने ही वो सारे दृश्य हो रहे हों, वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। फिर कहते हैं दूसरी विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को
जर्मनी के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी। जो हॉलैंड के यहूदी परिवार थे और जो जर्मनी के प्रभाव जो अपना था उसके अकल्पनीय यातनाएं, अर्थात ऐसी यातना, ऐसी पीड़ा उनको दी गई जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। उन्होंने गुप्त खानों में छिपकर जीवन रक्षा की। जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों की मौत के घाट उतार दिया था। जर्मनी के शासक इस समय हिटलर हुआ करते थे और उन्होंने अपने क्रूर व्यवहार से और क्रूर दुरुपयोग कर करके अपनी शासन सत्ता का ढेर सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे समय में दो यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त आवास में छिपे रहे। इनमें एक फ्रैंक परिवार था, दूसरा वान दंपत्ति। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा। यह डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर ये लोग पकड़ लिए गए। कोई इनकी तरफ संकेत कर देता है और पकड़ लिए जाते हैं। 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो गई। एन ने अपनी प्यारी किट्टी, अर्थात जो गुड़िया होती है, को संबोधित करके डायरी लिखा जो उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन पर उपहार में मिले थे। ये इसका संपूर्ण वर्णन है और उसी का यथावत कुछ अंश के चित्रण आप में दिया गया है। जो यहूदियों और उस परिवेश के लोगों पर जो उनके द्वारा नाजियों पर जो प्रभाव छोड़ा गया, जो उनके विभिन्न अपने व्यवहार अपनाए गए, इसका एक दस्तावेज प्रस्तुत करता है। और बहुत ही मर्मस्पर्शी, जो उक्त में आपने देखा था कि भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहर दुनिया से अलग थलग के परिवेश और एकांकी जीवन की यथावत गाथा को प्रस्तुत करने का कार्य जो हमारे जन जीवन में किसी न किसी रूप में प्रस्तुत होता है और उसमें सामंजस्य बैठा करके अपने आप को प्रस्तुत करने की एक विधा, एक कला है जो डायरी को पढ़ करके हम सब सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए डायरी का पहला शीर्षक देखते हैं, कब स्टार्ट हुआ था। तो कहती है बुधवार 8 जुलाई 1942 ईस्वी को प्यारी किट्टी को एन फ्रैंक का संबोधन होता है। डायरी लेखन की पहली शुरुआत वो यहाँ से करती है। तो अपने इस पूरे पैराग्राफ में एन फ्रैंक जो है वो अपने गुप्त आवास में जाने के विषय में लिखती है कि वो अपने गुप्त आवास में क्यों जा रही होती है, क्या वहाँ उद्देश्य होता है। उसकी बड़ी बहन को एक एएस से बुलावा आने पर घर के लोग गुप्त आवास पर जाने की तैयारी करते हैं। ये एक संस्थान है, वहाँ से उसको बुलावा आता है। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एन ने अपने थैले में अजीबोगरीब, अर्थात ये उधर बुलावा से पहले ही भयभीत होकर के भगना चाहते थे, तो अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। अर्थात अजीबोगरीब मीन्स होता है कि जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं और जो नहीं भी हैं, वो समस्त चीज़ों को हड़बड़ी में अपने आप काम नहीं उसका दिमाग कर सका और जो चीज़ें उसे आवश्यक थी वो और जो न थी वह सब कुछ जल्दी जल्दी में समेटती चली गई। उसने सबसे पहले अपनी डायरी रखी क्योंकि लेखिका के लिए स्मृतियाँ पोशाक की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी। लेकिन जो लेखिका अर्थात जो उसकी यादें थी, स्मृति जो थी, वह उसके परिधान जो थे, वस्त्र जो आज होते हैं, इसकी अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर कहती है कि एन व वान दान के परिवार वाले गुप्त आवास की व्यवस्था करते हैं, अर्थात कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कैसे जीवन यापन करना है। 2 ऐसे परिवार हैं, ढेर सारे लोगों को तो उन्होंने अपने कृत्रिम गैस छोड़ करके या कुछ ऐसे और उपद्रव कार्य कर करके उन्होंने मार डाला था। बाकी ये 2 जैसे फायरिंग स्क्वाड, गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से उन लोगों ने पूरे नाजियों को नष्ट कर दिया था और बाकी 2 ये परिवार बचे हुए थे जो गुप्त आवासों में लगभग 2 वर्षों तक व्यतीत करना पड़ा था। अगला डायरी लिखती है 9 जुलाई
1942 को। और दूसरे की जो कथा है अर्थात दूसरी डायरी का जो अंश प्रकाशित होता है वो ये है कि इस दिन वे अपने छुपने के स्थान पर पहुंच जाते हैं। डायरी अपने अगले एन अपने अगले उद्धरण में दिखाती है कि जिस स्थान पर उसको छुपना होता है उस स्थान पर वो पहुंच जाती है। यह गुप्त आवास उसके पिता का ऑफिस है, जहाँ पे वो छुप रही होती है, जिस स्थान को वो गई होती है, वह जो गोपनीय स्थान होता है वो उसके पिता का ऑफिस है। इनके छोटा सा इसके पिता का एक छोटे सी मसाले की फैक्ट्री हुआ करती थी, उसी में एक छोर जो था अर्थात नीचे की भूमि को ऐसे बनाया गया था, उसमें गोपनीयता रहती। गोपनीयता मीन्स किसी को उसका पता ना हो, तो गोपनीयता बरकरार रखती थी और किसी को उस स्थान की जानकारी नहीं थी। वह घर के कमरों के बारे में बताती है। यह भवन अर्थात वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति होती है, घर की जो वास्तविक रूपरेखा होती है, उसका एक एक करके जिक्र करती है। तो कहती है कि यह भवन गोदाम व भंडार घर के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। अर्थात घर था उनका गोदाम के रूप में प्रयोग होता था और चंद मसाले तैयार किए जाते थे। गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ बाहर का दरवाज़ा है, उसके यथावत स्थिति से जिस बिल्डिंग में रह रही होती है, जिस मकान में, वो उसकी यथावत स्थिति से परिचय कराने का कार्य करती है। तो कहती है कि सटा हुआ बाहर का दरवाज़ा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है, जो वो उस ऑफिस का प्रवेश द्वार है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचने पर एक और द्वार है जिस पर शीशे की खिड़की है। और फिर कहती है कि जिस पर काला शीशा लगा हुआ है, इस पर कार्यालय लिखा हुआ है, अर्थात उस ब्लैक शीशे पर कार्यालय लिखा हुआ है। और किसी को उसके बाद इसी कमरे में दिन के समय मिए व मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं, जो ऑफिस उनका होता है। एक छोटे से गलियारे में धम घोटू अधियारा, कहती एक छोटा सा सफ़र और तय करना होता है और ऐसी उसकी शारीरिक संरचना है। ऐसा वो गलियारा है जहाँ दम घुटने लगता है, अर्थात लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, इतना भयावह वहाँ की स्थितियाँ होती है। अधियारा युक्त एक छोटा सा कमरा बैंक ऑफिस है। यह मिस्टर कुलगर व वानदान बैठते हैं, अर्थात यहाँ पे उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, रखा जाता है। यहाँ पे दो लोगों का बैठना होता है। मिस्टर कुलगर के ऑफिस से निकलकर तंग गलियारों में प्राइवेट ऑफिस है। नीचे की सीढ़ियाँ वाले गलियारों से दूसरी मंजिल का रास्ता है जो गली की एक तरफ खुलता है। यहीं पर एन फ्रैंक व उसका परिवार रहता है। कहता है यही वह स्थान है जहाँ पर एन फ्रैंक और उसके परिवार रहते हैं। और जो ये गुप्तावास जो संकेत करती है उसमें, वह यही वो आवास है जहाँ किसी को भनक तक, इसके यहाँ अगर 2 4 5 जो इसके पारिवारिक मेंबर होते हैं और इनका परिवार जो होता है और वानदान का जो परिवार होता है, इनको छोड़ करके उस स्थान की सूचना और किसी को भी नहीं होती है। ये सिर्फ उन्हीं को उसके विषय में पता होता है, वो दिखा। फिर अगला उद्धरण, फिलहाल अपने इस प्रथम व्याख्यान में हम 2 ही उद्धरण रखे हुए। अब अगला अपने द्वितीय व्याख्यान में बाकी के उद्धरण की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और सीक्वेंस वाइज आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर हम छोटे छोटे पार्ट्स में 4 रूपों में इस चैप्टर को वर्णित करेंगे, 4 भागों में वर्णित करेंगे, व्याख्यायित करेंगे। आप एक एक करके इसको देखेंगे, तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत होती है बेहिचक पूछे क्लास के दौरान।